जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर प्रिंसिपल जो कि हमने आज डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सर मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन टोटल आउटपुट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीप्लायर है वो कहता है कि आपकी आउटपुट में जो चेंज आएगा किसकी वजह से चेंज आएगा? इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं एनी कंपोनेंट ऑफ, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एनी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कोई भी कंपोनेंट उसके चेंज होने से जो हमारी इनकम में चेंज आएगा हम उसे कहेंगे कि वो हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर कहलाएगा। लेकिन बेसिकली हम जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में से ले रहे होते हैं वो कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट का होता है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अगर कंपोनेंट की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हम ये ले रहे होते हैं। जबकि हमें ये भी पता है कि हमारा जो है आई यहाँ पर क्या है? इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो हमारा आई है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ये मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर में ये होगा कि आपकी इनकम में चेंज आएगा किसकी वजह से? कोई भी कंपोनेंट डिमांड का अगर चेंज हो जाता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर कहलाएगा। सर अब मल्टीप्लायर में क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से हमारी इनकम बढ़ेगी। अब वो इनकम कितनी बढ़ेगी या उसमें चेंज कितना आएगा हमने उसको देखना है। हम ये देखेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं तो हमारी इनकम में चेंज ज्यादा आएगा। वो किसकी वजह से आएगा? मल्टीप्लायर की वजह से आएगा। मल्टीप्लायर क्या होता है जी? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी स्टोरी आपको सारी समझ में आ जाएगी। अब आपने गेम खेली, गेम खेलने के बाद जब आप रिवॉर्ड पे आते हैं तो आपको नजर आता होगा कि वहां पर लिखा होता है 1x 2x 3x 4x और 5x। मीन्स के इनमें से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको ऐड नजर आती है जहां से वो अर्न करते हैं, लेकिन ऐड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है 3x, तो इसका मतलब है जितनी भी कॉइन्स आपने कलेक्ट किए होंगे वो मल्टीप्लाई करवा देगा उन कॉइन्स को किसके साथ? 3 के साथ। तो आपको वो 3 गुना ज्यादा मिल जाएंगे। तो मतलब क्या है कि उसके ऊपर मल्टीप्लायर लग गया है और वो मल्टीप्लायर कितना लगा है? 3 का लगा है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर वो कॉइन्स आपके 100 थे तो उसके ऊपर 3 का मल्टीप्लायर अगर लगा है तो अब टोटल कितने हो गए होंगे? 300 हो गए होंगे। तो मींस कि आपकी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम चेंज होती है, बट इनकम ज्यादा चेंज होती है, इन्वेस्टमेंट कम चेंज होती है। मतलब कि अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमें हमारा मल्टीप्लायर बताएगा कि वो कितने से ज्यादा होगी। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर हमने मल्टीप्लायर निकालना हो तो इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/MPS, मीन्स के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब ये तीनों के तीनों वो हैं जो कि हमने किस में पढ़े थे? लीकेज में पढ़े थे या विथड्रॉल में पढ़े थे। जो पैसा हमसे
जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो इनवर्स रिलेशन होगा मल्टीप्लायर का। या कि अब आपको गिवन डाटा दिया होगा, डाटा में गिवन होगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इतनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स ये है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट ये है। अब इन सबको ऐड करके जब 1 पे डिवाइड करेंगे ना, तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा हम ये कहेंगे कि ये क्या है जी, मल्टीप्लायर है। सर अगर यहां पर सिर्फ आपको एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया गया है, ना तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स है और ना ही इंपोर्ट है, तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फिर आप अज्यूम करेंगे कि आपके पास जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स और इंपोर्ट है वो क्या होगी, 0 होगी, अगर डाटा में गिवन नहीं होगा। और इसके अलावा सर अगर एमपीएस भी गिवन ना हो तो क्या कैलकुलेट हो सकता है? फिर एमपीएस अगर गिवन नहीं होगा तो उसकी जगह एमपीसी गिवन होगा, और हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू 1। और अगर उसने एमपीसी दिया है तो फिर रिमेनिंग हमारे पास एमपीएस होगा, तो हम रिमेनिंग उसकी वैल्यू निकाल के एमपीएस की जगह पर पुट कर देंगे। लेकिन सर अब इसका वो क्वेश्चन में ये भी कहता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है आपके पास मल्टीप्लायर वो कितनी तरह से हो सकता है, तो बेसिकली मल्टीप्लायर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया वो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से मेरी इनकम भी बढ़ गई, लेकिन जितने से मैंने बढ़ाया उससे ज्यादा मेरी इनकम बढ़ गई, तो अगर तो ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव मल्टीप्लायर है। लेकिन अगर मैं अपनी इनकम को डिक्रीज कर देता हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देता हूं तो मेरी इनकम में भी डिक्रीज आ जाएगा। जितने से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करूंगा उससे ज्यादा का मेरी इनकम में भी डिक्रीज आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लायर कहलाएगा। सर इसकी अब ये हमारे पास आ गई है टेबुलर फॉर्म। पेपर में आपसे ये वो कभी भी गिवन नहीं करेगा कि ये मुझे बना के दें या ये करके दें। जस्ट क्या होगा कि आपको इसकी डायग्राम जो है वो देख लेनी है, इसके अलावा जस्ट इसका कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से हमारी इनकम जिससे बढ़ेगी वो हमारा मल्टीप्लायर होगा, और मल्टीप्लायर एक नंबर होगा जितने से वो क्या कर रहा होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा होगा। सर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक पर्सन ए था, उसने एक 10,000 रुपए की 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर, सर 1,000 रुपए की जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज जो है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट वो है 1,000, वो 1,000 से मैंने चेंज किया, और मैंने कहा कि इसमें जो कंजम्पशन है यानी कि एमपीसी वो है जी 0.6 और एमपीएस 0.4 है। अब ये गिवन डेटा, अब मैं कहता हूं कि 1,000 से मेरी इनकम चेंज हो गई। सर सबसे पहले तो मैं यहीं से ही अपनी मल्टीप्लायर निकाल सकता हूं कि मेरा मल्टीप्लायर क्या निकलेगा। तो क्या फॉर्मूला है इसके लिए, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या मेरे पास मल्टीप्लायर है? अभी तक नहीं है। क्या मेरे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट है? जी है। क्या मेरे पास चेंज इन इनकम है? नहीं है। लेकिन ये जो मल्टीप्लायर है ये मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? क्योंकि मुझे इसके फॉर्मूला का पता है, K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS प्लस MPM प्लस MPT। लेकिन डेटा में कहीं पर भी ये गिवन नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, 0। एमपीएस की वैल्यू है 0.4,
अगर ये भी ना होती तो हमारे पास MPC की वैल्यू थी, तो हम क्या करते 1 माइनस MPC कर देते, तो हमारे पास MPS की वैल्यू आ जाती। अब 0.4 है, तो मैं क्या कहूंगा कि 2.5 का मेरे पास मल्टीप्लायर आ गया है। तो सर अब मेरे पास अगर मल्टीप्लायर 2.5 का आ गया है, तो मुझे अब क्या करना होगा? अब देखें जी, ये मैंने निकालना है, तो ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर क्या आएगा जी? 2500, जो कि यहाँ पर मेंशन है। ये तो है कि अगर डायग्राम हम ये टेबल ना बनाए तो डायरेक्ट वो कह दे कि मेरी चेंज इन इनकम इतनी है और मेरी कंजम्पशन इतनी है या सेविंग इतनी है, इन दोनों में से कोई एक बता दे और आपसे मल्टीप्लायर पूछ ले कि मेरी टोटल इनकम में कितना चेंज आया, तो आप उसे बता सकते हैं कि आपकी इनकम में भाई इतना चेंज आया। सर अब ये टेबल में है क्या? मैं कहता हूं कि उसकी इनकम में 1000 से चेंज आया, अब कंजम्पशन वो कितने की करेगा? 0.6 की, मींस के 60% इसमें से कंज्यूम करेगा जो कि 600 है, और रिमेनिंग वो क्या कर रहा होगा? 400 सेव कर रहा होगा। अब जो ये 600 कंज्यूम कर रहा है, ये किसी अगले पर्सन की इनकम बन रही होगी। अब उसमें से भी ये 60% से करेगा कंज्यूम और रिमेनिंग 40% सेव करेगा, और जो ये कंज्यूम करेगा ये किसी नेक्स्ट पर्सन की, थर्ड पर्सन की इनकम बन रही होगी। तो ये इसी तरह साइकिल चलता जाएगा, सो ऑन, जब तक ये वैल्यू जीरो में ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे? हम इनको जो जितने भी इसके बाद आने वाले राउंड्स होंगे, हम उसका क्या कर लेंगे? एक साथ ही उसे निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? सर ये वैल्यू अगर निकालनी आ गई कि आप डायरेक्ट उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखें और 4th पर्सन तक की वैल्यूज को ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद टोटल में से उसे क्या कर दें? लेस कर दें, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए। सेम इसी तरह अगर आपने कंजम्पशन देखनी है, तो सर कंजम्पशन में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। वो कहे कि आप मुझे बता दें कि मेरी चेंज इन इनकम 1000 आई थी, चेंज इन इनकम 1000 आई थी, जिसमें से मैं कंजम्पशन कितनी कर रहा हूं? 60% कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि जब वो 60% कर रहा है, तो मेरे पास यहां पर क्या है? टोटल कितनी निकली? 2500। तो अब 2500 है, तो मैं इसका 60% लूंगा तो 1500 आ जाएगा, और 40% टोटल का कंजम्पशन कितनी है? टोटल मेरी 25, इसमें से कंजम्पशन 0.6 है, तो मैं ये कर लूंगा, तो मेरे पास इसका 15 आंसर आ जाएगा, 1500। और अगर मैं इसका सेविंग निकालूं तो वो 0.4 है, तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। सर अब इसकी डायग्राम देखते हैं। इसकी डायग्राम के लिए उसने दो अप्रोचेस दी हुई हैं। कोई टीचर जो है वो आपको दूसरी अप्रोच से डायग्राम बना के दिखा देता होगा, जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, और कई टीचर्स हैं जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो सर हम दोनों से देख लेंगे। हमने पढ़ा कि सेविंग क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो सर अगर वो नेगेटिव नहीं शो करवाएगा तो वो कभी भी सेविंग को यहां से नहीं लेके आएगा, वो सेविंग को मिड से शो करवाएगा। इसका मतलब है कि वो पहले क्या थी? नेगेटिव में थी। तो क्या है? सेविंग ये नेगेटिव में कर दी, ये मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई पहली। उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया 1000 का, ऐसे ही है, हमने चेंज लिया 1000 का, मैंने 1000 का चेंज लिया, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट 2 बन गई। सर जैसे ही मैंने कहा कि ये मेरी पहली एक लाइन थी सेविंग की, ये मेरी थी इन्वेस्टमेंट की, मेरा पहला इक्विलिब्रियम क्या है? ये वाला है। ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट, ये मेरी पहली इनकम। अब इसके बाद जैसे ही मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, तो ये मेरा दूसरा इक्विलिब्रियम, और इसके ऊपर ये मेरी इनकम। तो सर आप इन्वेस्टमेंट में और इनकम में चेंज देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आया और इनकम में भी चेंज आया। इन्वेस्टमेंट भी बड़ी है, इनकम भी बड़ी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है वो थोड़ा आया है, लेकिन इनकम में जो चेंज आया है वो
ज्यादा आया है। तो यही बेसिकली हमने किसमें बात की थी, मल्टीप्लायर प्रिंसिपल में बात की थी कि इनकम में चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट के चेंज से। दूसरा मेथड या दूसरी डायग्राम है वो मैं ड्रा कर देता हूं इसी के ऊपर ही। अब वो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, चैप्टर नंबर अगर बात करें 7 की, तो उसमें हमने एक लास्ट पे डायग्राम पढ़ी थी जिसमें मैंने कहा था कि जो इनकम की लाइन है वो हमेशा क्या होती है, 45 डिग्री पे होती है। ये मेरी क्या है जी, इनकम की लाइन है। उसके बाद एक ये मेरी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये मेरा पहला इक्विलिब्रियम है यहां पर। अब मैंने क्या कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। सर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को जब बढ़ाया तो ये I2 ये I1। अब मेरा नया इक्विलिब्रियम ये वाला बना। तो सर चेंज देख सकते हैं इनकम में कितना आया है और हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितना है। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से इनकम में क्या होता है, चेंज आता है। तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो थोड़ा होगा, लेकिन उसके वजह से आने वाला जो चेंज है हमारी इनकम में वो ज्यादा होगा। तो ये मैंने दोनों अप्रोचेस से आपको जो है वो डायग्राम दिखा दिए। एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है और दूसरी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की है। लेकिन अब इसकी कुछ अजम्पशंस हमने लेनी थी। अजम्पशन में क्या लेना था कि हमने अज्यूम करना है कि हमारी जो कांस्टेंट है वो एमपीसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, या एमपीसी कह लें या एमपीएस कह लें। अगर हम सेव कांस्टेंट कर रहे होंगे तो कंज्यूम भी फिर क्या होगा, रिमेनिंग कंज्यूम होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि कंज्यूम से ही आगे चेंज चलती है, तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए। वो सेम उसी रेशो से ही जानी चाहिए जो रेशो हमने वहां पर डिसाइड की थी कि हर बंदा अपनी इनकम का 60% क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और अगर कोई पर्सन 60% कंज्यूम नहीं करता, मेरी तरह क्या है, कोई पर्सन है वो कहता है भाई मैं तो 90% सेव करूंगा, ओनली 10% कंज्यूम करूंगा। तो मुझे बताएं सर, जब मैं सेव ज्यादा कर रहा हूं, कंज्यूम ओनली 10% कर रहा हूं, या मैं कंज्यूम कर ही नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, तो मुझे बताएं कि क्या मल्टीप्लायर प्रिंसिपल वर्क करेगा? सर कभी भी नहीं करेगा, ये इसकी अजम्पशन है। अगर तो ये पूरी होंगी तो मल्टीप्लाई प्रिंसिपल वर्क करेगा, अदरवाइज कभी भी वर्क नहीं करेगा। नंबर 2 पे कंटिन्यूअस स्पेंडिंग, लगातार ये जो है स्पेंडिंग चलती रहनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे ही कोई एक पर्सन जो है उसके पास पैसे आए हैं वो अपनी पॉकेट में सारे के सारे रख के बैठ जाए, वो कहे भाई मैं तो मजीद इसमें किसी किस्म की कंजम्पशन कर ही नहीं रहा। तो सर अगर वो कंजम्पशन नहीं करेगा तो मल्टीप्लायर प्रिंसिपल जो है वो वर्क नहीं करेगा। सर नंबर 3 पे नो चेंज इन प्राइस लेवल। सर प्राइस लेवल में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो लोगों का जो पैटर्न है चीजें इस्तेमाल करने का वो चेंज हो जाता है। क्योंकि चीज महंगी हो गई तो लोग कहते हैं कि ये चीज मैंने नहीं खरीदनी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है और लोग पैसा सेव करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो इसके लिए वो कहता है कि प्राइस में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज नॉट अचीव, यहां पर वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज नॉट अचीव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका अचीव नहीं होना चाहिए। सर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो चुका है तो वहां पर जाकर मजीद आप क्या करते हैं, जहां पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं तो गवर्नमेंट अगर वहां पर इन्वेस्ट करेगी ना,
तो सर फायदा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले पहले अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी। इसे हम देख लेते हैं डायग्राम से। मैं कहता हूं कि ये क्या है जी, मेरी एक सप्लाई है, ये मेरी डिमांड है, और ये सप्लाई मेरी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है, और यहां पर एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। सर ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जहां पर इक्वल होते हैं, ये कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इससे ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके तमाम के तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो चुके होंगे, इससे ज्यादा फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इससे ज्यादा फिर आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका प्राइस लेवल जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। जब प्राइस लेवल अप होगा तो वो वजह बनेगी इन्फ्लेशन की। और ये है कि अगर तो आप इससे बिलो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पहले ये एग्रीगेट डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड के होने से क्या होगा, यहां पर किसी किस्म की कोई प्राइस आपने एग्रीमेंट डिमांड जो है एग्रीगेट वो बढ़ा दी, मींस के ये आपने इन्वेस्टमेंट की, यहां पर आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट आपने की, आपकी इनकम बढ़ गई। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे नहीं जाएगी। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे नहीं जाएगी तो आपकी प्राइस इंक्रीज होगी, जो कि इन्फ्लेशन की वजह बनेगी। तो वो कहता है कि ये अज्यूम करना है, ये अज्यूम करना है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचे। क्योंकि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम किसी किस्म की वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहां पर करने से हमें जो है वो किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं होता, हमारी कोई भी जो है इनकम इंक्रीज नहीं होती, बल्कि उल्टा क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। और नो चेंज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स रेट चेंज हो जाएगा तो टैक्स रेट के भी चेंज होने से हमारी जो पर्सनल इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम कम हो जाएगी। अगर तो टैक्स जो उन्होंने चेंज कर दिया टैक्स रेट, तो पर्सनल इनकम जो है वो कम होगी, तो हमारा कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी अजम्पशन ये होनी चाहिए कि ये हम अज्यूम कर रहे हों कि हमारा इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सर नेक्स्ट अजम्पशन, सॉरी यहां पर अजम्पशंस नहीं आना था, यहां पर आएंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में वो कहता है कि जो चीजें हमने यहां पर पढ़ी हैं कुछ उलट जो है उसकी लिमिटेशन बन जाएगी। वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लिमिटेशन क्या है, रुकावट है। अगर हम पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होंगे तो हम क्या करते हैं, वहां पर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर वहां पर हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो वो इन्फ्लेशन की वजह बनती है, तो नॉट इंक्रीज इन जीडीपी। लेकिन हमारे जीडीपी पर कोई भी चेंज नहीं आता, बल्कि हमारी इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही मैंने अभी डायग्राम से आपको बताया है कि यहां तक तो हमारी ये देखें जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इससे आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे हमारी ग्रोथ नहीं जा सकती, जीडीपी नहीं बढ़ सकता, फिर इससे आगे जो है आपकी इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस बूस्ट हो जाएंगी। लीकेजेस, रिलेशनशिप ऑफ लीकेजेस इन इनवर्स विद मल्टीप्लायर, जो कि अभी हमने पढ़ा K इज इक्वल टू 1/MPS प्लस MPT प्लस MPM। अगर पैसा हमारी इकोनॉमी से निकल जाएगा तो सर हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कोई पैसा होगा ही नहीं। तो ये भी इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, लीकेजेस के साथ। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सर अगर कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी है, अगर वो पहले ही सरप्लस में है तो हम किसी किस्म की कोई भी नई चीज नहीं बनाएंगे, और कोई जब नई चीज नहीं बनाएंगे
तो हमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद है टाइम लैग। सर टाइम लैग का क्या मतलब होगा? टाइम लैग का मतलब होता है कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है फौरन उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता। सर उसको जो है टाइम लगता है मल्टीप्लायर उसके ऊपर लगने के लिए, कि जो पैसा आज आपने इन्वेस्ट किया है तो आप सोचें कि आज ही वो डबल हो जाए, तो सर ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर जो है वो टाइम लगता है। और गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी देख ले, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको प्रेजेंट करने में जो है वो कम से कम 3 to 6 मंथ का टाइम लग जाता है, कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी बोली जाती है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कम से कम 6 माह का टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसको टाइम लगता है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये एक लिमिटेशन है कि इसके ऊपर क्या है, टाइम लैग है। सर मल्टीप्लायर एक्सटेंशन, अब इसमें दो तरह से मल्टीप्लायर आ जाएंगे। एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स। अगर वो हमें जस्ट ये कह दे कि आपने कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, यानी कि टैक्स मल्टीप्लायर, एक सिंपल मल्टीप्लायर था, उसमें क्या हो जाएगा, उस मल्टीप्लायर में हमने जस्ट के करना है और इसका फॉर्मूला 1 MPS प्लस MPT प्लस MPM। और अगर हमें वो ये कह दे कि आपने जो है वो कैलकुलेट करना है टैक्स मल्टीप्लायर, सर जब टैक्स मल्टीप्लायर वो बोल देगा तो हमने जस्ट फिर क्या करना है, ये दो कंपोनेंट जो कि हमारे पास MPS प्लस MPT होगा, इन दोनों को ऐड करके हम 1 पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास टैक्स मल्टीप्लायर आ जाएगा। और टैक्स मल्टीप्लायर वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट हमारी इनकम से टैक्स ले लेती है। मींस के जो हमने अर्न किया है, जो हमारी इनकम है, वो हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो एज ए टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। उसके बाद है जी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं इंपोर्ट मल्टीप्लाई, और इसे हम के एम से डिनोट भी कर सकते हैं, और इसे हम जो है टैक्स मल्टीप्लायर को जो है वो के टी से डिनोट कर सकते हैं। इनकम का वो हिस्सा या परसेंटेज जो यूज करते हैं बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन इकोनॉमी, जो हम फॉरेन इकोनॉमी से चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इनकम का वो हिस्सा, वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट मल्टीप्लायर कहलाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला सेम मल्टीप्लायर वाला होगा, और इसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हमने क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। ले सर एसिलरेटर प्रिंसिपल, अब एसिलरेटर प्रिंसिपल में क्या होगा, ये सर बिल्कुल उसके क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। सर मैं अगर कहूं कि साइकिल के कितने पेडल होते हैं, 2, साइकिल को चलाने के लिए 2 पेडल है। अगर एक पेडल नीचे जाएगा तो दूसरा पेडल ऊपर आ जाएगा, जो कि फिर वो उसे नीचे की तरफ लेकर जाएगा तो पहला ऊपर आ जाएगा। मींस इसी तरह ही हमारी इकोनॉमी के भी 2 पेडल हैं, हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए 2 पेडल हैं, जिसमें एक मल्टीप्लायर का था और दूसरा क्या है, एसिलरेटर का है। सर एसिलरेटर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि मेरा रिलेशन इन्वेस्टमेंट आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट, मेरा रिलेशन क्या है जी, पॉजिटिवली रिलेटेड है। स्मॉलर चेंज इन आउटपुट, मेरी अगर आउटपुट में चेंज स्मॉलर आएगा तो कॉज ग्रेटर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो मुझे इन्वेस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर चेंज करना पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे अगर 1 रुपए कमाना है, मुझे अगर 1 रुपए कमाना है, तो क्या सर 1 रुपए अर्न करने के लिए मैं सिर्फ इन्वेस्ट भी एक ही करूंगा? नो। अगर मुझे 1 रुपए अर्न करना है
तो मुझे उसके लिए कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 रुपए जो है वो मुझे इन्वेस्ट करने होंगे। अगर मैं अपनी इनकम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ही मैं इनकम कर पाऊंगा। मीन्स कि हमने जो भी इनकम करनी होती है हम उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इनकम मिलेगी। ये एक्सीलरेटर कहता है। मल्टीप्लायर कहता था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बदले में आपको ज्यादा इनकम मिलेगी। लेकिन एक्सीलरेटर ये कहता है कि अगर आपको इनकम चाहिए तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो मतलब क्या है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए ये 2 पेडल हैं। अब क्या होगा कि अगर मुझे इनकम अपनी अर्न करनी है तो इनकम में चेंज लेके आएगा किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से। और इन्वेस्टमेंट मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी। और इसका फंक्शन, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन किसके साथ है सर? इनकम के साथ। अगर हम इनकम ज्यादा कर रहे होंगे तो हमें इनकम ज्यादा अर्न करनी है तो हमें इन्वेस्टमेंट उससे भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर हमें इनकम कम अर्न करनी है तो हमें इन्वेस्टमेंट उससे भी कम करनी पड़ेगी। तो सर इसका टेबल देख लेते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो अजम्पशन जो है वो रीड करते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशन में वो कहता है कि कैपिटल आउटपुट रेशो रिमेन सेम। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशो सर क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि 2:1, अब ये 2:1 का मतलब क्या है? ये नेम से भी वाज़ेह हो रहा है कि कैपिटल 2 होगा, आउटपुट 1 होगा। अगर मुझे 1 रुपए की आउटपुट चाहिए तो मुझे उसके लिए 2 रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा आज। तो ये जो भी रेशो होगी कैपिटल आउटपुट रेशो, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। नंबर 2 पर क्या होना चाहिए? एग्जिस्टिंग प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। जितने भी हमारे पास प्लांट्स चल रहे हैं वो क्या होने चाहिए? फुल कैपेसिटी पर होने चाहिए। मींस कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, मेरे पास अगर कोई स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो सर स्पेयर कैपेसिटी मौजूद होगी तो मुझे बताएं कि क्या इनकम को बढ़ाने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा? सर कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। मैं अपनी वो स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करूंगा। तो वो कहता है कि आपने ये अज्यूम करना है कि तमाम के तमाम जो प्लांट्स आपके पास पहले हैं वो जितने भी चल रहे हैं वो तमाम के तमाम फुल कैपेसिटी पर है। और अब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। सर इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। ये ना हो कि आपके पास रिसोर्सेज ना हो। सर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप किसी किस्म की कोई भी वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या आप अपनी इनकम को बढ़ाने की नहीं सोचेंगे। अगर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मींस के सरप्लस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड मोर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप अपने क्या कर सकते हैं? आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर बढ़ा सकते हैं अगर आपको इनकम बढ़ानी होगी तो। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप किसी सूरत भी इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा सकते। तो हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, ये नहीं है कि अगर आपने कह दिया कि मैंने 500 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं और इससे ज्यादा नहीं करने तो सर फिर आपको इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें अपने इस मॉडल को स्मूथ चलाने के लिए हमें ये भी करना होगा कि हम अपनी प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट मनी इज कंसीडर टू बी इलास्टिक। और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है तो वो किसी बैंक से क्या कर लेगा? लोन ले लेगा या
उधार ले लेगा किसी पर्सन से, लेकिन उसे क्या है, इन्वेस्टमेंट हर सूरत करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, हमने अज्यूम करना है कि उसे उधार मिल जाएगा, उसके पास जो प्रोडक्शन है वो फ्लेक्सिबिलिटी में रहेगी, वो बढ़ा सकता है, अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर उसके पास रिसोर्सेज होंगे तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर तमाम के तमाम मशीनरी फुल कैपेसिटी पर चल रही है तो नई इनकम को कमाने के लिए उसे फिर ही वो नई इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करेगा, और कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ले सर, अब इसमें, अब इसका जो ग्राफ है या ऐसे कह लें जो इसका टेबल है, इसका टेबल मैंने यहां पर तो ऐड नहीं किया, लेकिन कम से कम मैं यहां पर इसे एक दफा समझा देता हूं, फिर इसके बाद जो है ये इसे अरेज कर लेंगे, या कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। मैं कहता हूं मेरे पास यहाँ पर ईयर 1 है, ईयर वन में मैं इनकम लिख देता हूं, ये मेरी इनकम है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, मेरी इनकम में कितना चेंज आया होगा यहां पर मैं वो देख रहा हूंगा, उसके बाद रिक्वायर्ड स्टॉक, यहां पर मैं वो देख रहा हूंगा कि मुझे कितना कैपिटल चाहिए, फिर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, नेट इन्वेस्टमेंट के बाद डेप्रिसिएशन, और फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर अब मैं यहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूं कि मेरे पास जो अज्यूम की है मैंने वो रेशो की है 2:1, और जो मैंने डेप्रिसिएशन ली है वो है मेरे पास डेप्रिसिएशन 5% ले लेते हैं जी, डेप्रिसिएशन है जी 5%, डेप्रिसिएशन रेट है 5%, और मेरे पास कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो है 2:1। सर मैं कहता हूं ईयर 1 में मैंने इनकम थी मेरे पास 100, ईयर 2 में भी 100, ईयर 3 में मैंने उसे बढ़ा के कर दिया 120, फिर मैंने कर दिया 140 एंड 160 एंड 160, फिर मैंने चेंज नहीं की। ये इनकम है, इनकम में सर कितना चेंज आ रहा है, अब इस चेंज को देखने के लिए पहला तो मुझे नहीं पता कि ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा, कहां तक आया है, ये पता है कि 100 तक आया है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है ये नहीं पता। लेकिन दूसरा जब अगर मैं चेंज देखूंगा तो वो कितना आया है, 0 का सर चेंज आया है। नंबर 2 पे ये कितना चेंज आया है सर, 20 का आया है। नंबर 3 पे कितना चेंज आया है, अब कुछ बच्चे कहेंगे 20 आया है, नहीं सर, चेंज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, चेंज निकालने का फॉर्मूला मेरे पास, चेंज इन कितना आया जी, 20 का तो चेंज आया है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, मींस हमने ये देखना होता है ना कि हमारे पास करंट क्या है, उसमें से बेस माइनस कर देंगे, या इसका प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है कि ये करंट माइनस बेस डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर अगर हम निकालें तो इसका आंसर निकलेगा 16.67, एंड सो ऑन, जब मैं इसका निकालूंगा तो 14.3, और इसका 0 चेंज निकलेगा, कैसे निकलेगा जी, 160 माइनस 160 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 160 मल्टीप्लाई 100 कर ले, तो आंसर 10, ये इसका 0 निकलेगा। अब रिक्वायर्ड स्टॉक, मुझे कितना स्टॉक चाहिए, तो सर देखें मेरी इनकम कितनी मैं अर्न करना चाहता हूं, 100 100 120 140 160 160, तो कैपिटल आउटपुट रेशो कितनी है, 2:1, अगर मुझे 1 की ये इनकम चाहिए तो मुझे रिक्वायर्ड स्टॉक क्या होगा जी 2, तो अब मैं सबको क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 मींस के 200, उसके बाद 200, उसके बाद 240 280 एंड 320। नेक्स्ट नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, सर नेट इन्वेस्टमेंट, अब मैं यहां से देखूंगा, मुझे नहीं पता कि ये कितने से चेंज होके आई है, पहला नहीं मुझे पता,
लेकिन इधर से 0, यहां से यहां में चेंज कितना 40 का, फिर कितना जी 40 एंड सो ऑन 40 एंड लास्ट 0। सर अब जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? अब नेट मैंने क्या लिया, नेट में मैंने रिक्वायर्ड कैपिटल जो स्टॉक था इसका मैंने डिफरेंस लिया है, तो मेरे पास क्या आ गया है, नेट आ गया है। अब सर अब क्या करना है, अब अगर देखें तो डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? डेप्रिसिएशन का यहाँ पर मेथड ये है कि डेप्रिसिएशन जो आपने लेनी है वो क्या करनी है, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टॉक ऑफ प्रीवियस, स्टॉक ऑफ प्रीवियस कैपिटल स्टॉक। अब देखें 5% है, इसका कुछ भी नहीं आएगा पहले का तो, लेकिन दूसरे का अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं पता कि इसका प्रीवियस स्टॉक कितना होगा, लेकिन यहां पर तो 5% मल्टीप्लाई प्रीवियस स्टॉक, दूसरे साल के लिए प्रीवियस स्टॉक साल 1 का होगा, तो ये 200 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका 5% लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर अगले साल का मैं 5% लूंगा उसके प्रीवियस ईयर के साथ जो कि ईयर 2 का है, ले मैं ईयर 3 का रहा हूं, लेकिन यहां पर अमाउंट प्रीवियस स्टॉक की आएगी जो कि ईयर 2 की है, तो 200 आ जाएगा, यहां पर भी 10 एंड सो ऑन, इसे हम ऐसे करते जाएंगे तो 12, 14 एंड 16 आ जाएगा। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर निकालनी है, ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि इसमें अभी तक कोई भी खर्चा माइनस नहीं हुआ। तो सर अगर मैं बात करूं नेट की, तो नेट में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन हमने अब क्या निकालना है, हमने तो निकालना है ग्रॉस, तो हम ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस हो रही है तो हम इधर आकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हाँ ये हमारा जो है नेट वो में ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये ग्रॉस में आ जाएगा। तो अब डेप्रिसिएशन 10 और ये पहला तो वैसे आ जाएगा, ये 10 आ जाएगी, ये 50 आ जाएगी, उसके बाद ये 52, 54 एंड 16, तो ये हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और इसी तरह अगर इसका परसेंटेज हम चेक करेंगे तो सर परसेंटेज में इन दोनों का हम चेंज लेंगे, जो कि मेरे पास ये चेंज आया, डिवाइडेड बाय मैं 10 करूंगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, तो इसका आंसर ले लेंगे। ये परसेंटेज में चेंज आ जाएगा हमारे पास किसमें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये चेंज ले लीजिएगा। बाकी इस टेबल का आपके सिलेबस से कोई लेना देना इतना नहीं है कि जो आपसे वो पूछेगा या करवाएगा। सर इसमें आपको अजम्पशन का पता होना चाहिए कि इसमें क्या अजम्पशन आएंगी, या इसमें आपको लिमिटेशन का पता होना चाहिए। अब हम बैक चलते हैं यहां पर लिमिटेशन में। सर लिमिटेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, अगर हम स्पेयर कैपेसिटी पे होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नंबर 2 पे टाइम लैग कॉस्ट, हम नई मशीनरी जब लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी इसके ऊपर पड़ेगी जो कि हमने अज्यूम नहीं की होगी, और इसके अलावा उसको यहाँ पर आके एडजस्ट करना, सब कुछ करना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये सब इसी में आएगी, और इसके ऊपर टाइम भी लग रहा होगा, ये भी इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नॉट येट रीच्ड, अभी तक आपकी जो है वो कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुंचा। सर जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुंचा होगा तो तब तो मल्टीप्लायर वर्क करेगा, अगर तो वहां पर पहुंच जाएगा तो फिर एक्सीलरेटर वहां पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा कहता है कांस्टेंट जो है कॉस्ट कैपिटल आउटपुट रेशो, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा कैपिटल आउटपुट रेशो सेम रहे। और इसके बाद है जी सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, वो कह रहा है कि जो आपकी कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन सर ये भी पॉसिबल नहीं होता, ये भी लिमिटेशन है, ये नहीं होता कि हर बंदे की जो है वो डिमांड इंक्रीज होती रहे, कम ना हो। सर नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में क्या है जी, इसमें अगर मैं ये बात करूं कि ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ये ग्रोथ ट्रेंड लाइन कहते हैं इसे।
और ये जो आपको एक्चुअल बिजनेस साइकिल नजर आ रहा है, मींस इस लाइन को हम कहते हैं एक्चुअल बिजनेस साइकिल। सर इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। एक ये कि जब हम यहां से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी रिकवरी में जा रही है, और हमें पता है कि कभी हमारी इकोनॉमी रिसेशन में होती है, कभी हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में होती है, कभी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में जा रही होती है, कभी वो रिकवरी फेस में आ रही होती है, और कभी वो रिसेशनरी केस में जा रही होती है। तो ये हमने देखना है कि ये कब कब ये चीजें होंगी, तो हम कैसे कह सकते हैं या इसे देख सकते हैं, तो वो ही हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सर जब इस पॉइंट पर होगी तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये इसका पीक पॉइंट होता है। सर पीक पॉइंट पे आपकी जीडीपी, वो कहता है पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल जस्ट बिफोर इट बिगन टू टर्न डाउन। जो टर्न डाउन से पहले का पॉइंट होता है, जो यहां से नीचे उतरने से पहले का पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पीक का पॉइंट कहलाएगा। नंबर 2 पे क्या है? रिसेशन या डाउनटर्न या कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी वो नेम यूज कर सकता है। रिसेशन, डाउनटर्न या कॉन्ट्रैक्शन, इसमें है कि पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल। सॉरी यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ये नहीं आना था। वो इसमें ये आना था कि जहां से वो टर्न होना स्टार्ट हो जाए, जहां पर वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिसेशन केस कहलाता है। जैसे ये देखें कि हमारी इकोनॉमी अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद आता है जी ट्रफ या डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल यहाँ पहुंची होती है, डिप्रेशन में पहुंच चुकी होती है, हर एक चीज यहाँ पर लो होती है, आपका जीडीपी यहाँ पर लो होता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर लो होती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लो होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी कम हो जाता है, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसके अलावा लास्ट पे आता है रिकवरी। रिकवरी को कहते हैं अपटर्न या एक्सपेंशन, जिसमें वो कहता है कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी डेट आफ्टर द इकोनॉमी हैज डिप्रेस्ड। जो डिप्रेस्ड के बाद पॉइंट आता है जिसमें आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जा रही होती है या वापस अपवर्ड टर्न लेती है, ये एक्सपेंशन की तरफ जाती है, उसे हम कहते हैं कि ये रिकवरी है, और इसमें तमाम चीजें इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और वो तमाम चीजें कौन कौन सी हैं, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ले जी, मैं इसे जो है वो अरेज कर रहा हूं, या अभी वैसे लिखा हुआ है इसी के ऊपर, लेकिन मैं इसे जो है वो अरेज करूंगा। अब इसमें अगर आप देखें तो वो कहता है कि लेवल ऑफ जीडीपी, अगर हम लेवल ऑफ जीडीपी को देखें तो पीक बूम या वो प्रॉस्पेरिटी में क्या हो रहा होगा? ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक हाई हो रहे होंगे। और अगर रिसेशन में देखें तो डिक्रीज, क्योंकि ये डाउन टर्न हो रहा है, वहां से डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम ट्रफ में आए तो ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहे होंगे? लॉ हो रहे होंगे। और अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये रिकवरी फेस में आ रहे होंगे, यानी कि इंक्रीजिंग फेस में आ रहे होंगे। ये एमसीक्यूज के लिए आपसे कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है कि बताइए जी कि अगर आप भी उस पे पीक पॉइंट पे हैं तो ये हाई पे होगा, लो पे होगा, डिक्रीजिंग पे होगा या इंक्रीजिंग पे होगा? तो आप बता सकते हैं कि जब पीक पॉइंट पे हम होंगे तो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहे होंगे? हाई हो रहे होंगे। जब आप रिसेशन या डाउनटर्न की तरफ जा रहे होंगे तो तमाम के तमाम क्या होंगे? डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे होंगे। और अगर ट्रफ को देखा जाए, मींस कि आप बिल्कुल अपनी इकोनॉमी के रिसेशन फेज पे आ गए तो वहां पर लो होगा। और अगर आप अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, मींस के रिकवरी फेज की तरफ जा रहे हैं या एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो जाएंगे ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक। नहीं जी, ये था आपका चैप्टर नंबर 8। तो अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर
9 को। सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक है आप लोगों के पास। 5 मिनट के बाद जो है वो हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 आज का हमारा दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 को, इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म में इंक्रीज आता है तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ चुकी है। अगर या इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, कि अगर वो रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, वो हमें बताती थी कि अगर वो क्या हो रही होती थी, शिफ्ट हो रही होती थी राइट वर्ड, तो हम कहते थे कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। तो ये चैप्टर नंबर 1 में पीपीसी या पीपीएफ के नेम पे एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें भी हम कहते थे कि अगर हमारा आउटवर्ड शिफ्ट हो गया है पीपीसी कर्व, तो वो हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में चली गई है। या हम ये कह दें कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर इनमें इंक्रीज आ जाए तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। सर इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ रेट, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला, अगर अभी पिछली क्लास में जो कि हमने चेंज निकाला था सर, वही ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, जिसमें मैं ये कहूंगा कि रियल जीडीपी ऑफ ईयर 1, यानी कि जो मेरे पास करंट ईयर है, इसमें से माइनस कर दूंगा, बेस को डिवाइड करवा दूंगा बेस के साथ, मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 के साथ, तो मेरे पास जो है वो ग्रोथ रेट निकल आएगा। सर इनके स्टेजेस को एक दफा वैसे रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक टेस्ट नहीं हुए, तो इतने इंपॉर्टेंट भी खैर नहीं है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं ये टेस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन्हें एक दफा जो देख लीजिएगा। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वो कहता है कि इंडिकेटर्स जो ग्रोथ के हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए या रिसेशन को देखने के लिए कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में है या रिसेशन में है, उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। वो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं 3 तरह से, जिनमें नंबर 1 है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो लीड कर रहा होगा, जो हमें फ्यूचर के बारे में कुछ सिग्नल दे रहा होगा कि फ्यूचर में ये हो सकता है। ये हमें क्या बताएगा, फ्यूचर के बारे में बताएगा, जो आने वाले 3 से 12 माह के अंदर वाली प्रिडिक्शन कर रहा होगा कि ये चीज हो सकती है। अब इसमें इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे, ये सर इनके नेम पूछता है कि ये नेम जो है ये कौन से इंडिकेटर के हैं। सर अगर मैं कहूं कि आज नई मशीनरी का ऑर्डर दे दिया गया है, या किसी ने ये कह दिया है कि मुझे इतनी प्रोडक्शन कर दें, तो इतनी प्रोडक्शन हम करके देंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स, मतलब कि कोई नया ऑर्डर आया है कि ये चीजें बनानी है, तो सर फ्यूचर में मुझे बताएं कि ग्रोथ होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमें ऑर्डर मिल चुका है, हमने वो चीजें तैयार करनी है, तो फ्यूचर में मुझे पता चल गया है कि मेरी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ में चली जाएगी। लेकिन अगर हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता, बल्कि जो ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो जाते, और हमें पता है कि फ्यूचर में किसी किस्म की कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली, बल्कि हमारी इकोनॉमी या जीडीपी जो है वो लो हो जाएगा, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। अगर हमें कोई ये कह दे कि परमिट चाहिए प्राइवेट हाउस का, न्यू बिल्डिंग बनानी है, तो हम ये कहेंगे कि आने वाले टाइम में या फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, एक नई सोसाइटी बनने जा रही है, या हमारी इकोनॉमी या जीडीपी जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। और अगर मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा दें, पैसे की सप्लाई को बढ़ा दें, तो सर फ्यूचर में
जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर पैसे की सप्लाई आज हम बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर मल्टीप्लायर लगेगा, फ्यूचर में जाकर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में चली जाएगी। और इसके अलावा इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, और इसमें क्या होगा कि अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है और हमें पता चल जाएगा कि उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है और वो इन्वेस्ट करेगा भी, या रेट कम देकर वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसे रेट कम मिलेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो सर जब वो इन्वेस्ट करेगा फ्यूचर में, तो इकोनॉमी किस में चली जाएगी, ग्रोथ में चली जाएगी, या वो उसमें जीडीपी में क्या हो जाएगा, जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। तो जस्ट आपने इनके नेम जो है वो माइंड में रख लेने हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये वाले इंडिकेटर्स हमें फ्यूचर के बारे में बता रहे होंगे। कोई से भी दो इंडिकेटर्स ऐसे डाल सकता है जो फ्यूचर के नहीं बल्कि पास्ट या जो है प्रेजेंट के बारे में हमें बता रहे होंगे। तो हमने उनमें से जो है वो पिक करना है कि कौन सा प्रेजेंट का होगा और कौन सा पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। सर नंबर 2 पे इंडिकेटर है को इंसिडेंट, यानी कि जो चल रहा है, मींस के प्रेजेंट। ये हमें इसके बारे में बताएगा कि हम इस वक्त कौन से स्टेज पर खड़े हुए हैं, या हमारी इकोनॉमी इस वक्त कहां पर है। ये स्टेज हमें बता रहा होगा, ये स्टेज हमें बताएगा कि हम किस स्टेज पे या इकोनॉमी के किस स्टेज पर खड़े हैं, ये बताएगा को इंसिडेंट। अब इसमें अगर देखा जाए तो इंडिकेटर्स क्या क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। सर हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी एम्प्लॉयमेंट कहां पर है, ये हमें मौजूदा हालात बताते हैं ना कि हम इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, हमारे पास लोग कितने काम कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, ये हमें प्रेजेंट बताता है। इसके अलावा हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं या कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये भी हमें कौन बताएगा, ये आज पता चलेगा कि हम किस लेवल पर या किस स्टेज पर खड़े हैं और हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर इसके अलावा हमारी पर्सनल इनकम जो है, ये भी हमें प्रेजेंट में ही पता चल जाती है। अभी हमें पता है कि भाई हमारी जेब में कितने पैसे हैं, तो ये पर्सनल इनकम भी हमारा कोइंसिडेंट है, ये हमें फ्यूचर में पता नहीं चलेगा कि पर्सनल इनकम कितनी होगी। और इसके अलावा सर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल, जो चीजें हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट। तो सर ये चार इंडिकेटर ऐसे हैं जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। सर लैगिंग नंबर 3 पे, जो कि क्या कर रहा है, ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है। और वो ये इंडिकेटर ऐसा है कि जो पहले हो चुका है उसके बारे में हमें बताएगा। सर इसमें इंडिकेटर्स क्या हैं, इन्फ्लेशन, सर महंगाई हम प्रीवियस ईयर को देखते हुए बताते हैं। प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम क्या बता रहे होते हैं, महंगाई बता रहे होते हैं। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर देखना है, नंबर्स तो हम अभी काउंट कर सकते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट में कितने हैं, लेकिन अगर उनका रेट देखना है तो सर रेट देखने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसे किसी बेस ईयर के साथ। तो सर जब बेस ईयर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा तो हम ये पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा। और इंटरेस्ट रेट, सर इंटरेस्ट रेट भी जो है ये भी पास्ट को देखकर जो है वो किया जाता है, या हमें पता चलता है कि पास्ट में इतना इंटरेस्ट रेट था। इसके अलावा एवरेज इनकम, एवरेज इनकम अगर तो पर्सनल इनकम की बात करें तो वो तो हम सर हमारी इनकम है, हमें पता है कि हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो आज हम बता सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल एवरेज इनकम की बात करें तो सर एवरेज इनकम जीडीपी निकालने के बाद जो कि
1 साल की होती है। उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल पे डिवाइड करते हैं, जिससे फिर हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, तो फिर हमारे पास एवरेज इनकम आता है और ये हम पास्ट को देखते हुए कर रहे होते हैं। तो सर ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स के हैं। ये फोर नेम्स हैं इनके, ये आपके माइंड में होने चाहिए, इनके नेम्स की लिस्ट। सर मैं रेफर करूंगा कि इनमें से कोई से आप दो के नेम, दो लिस्ट अच्छे से याद कर लें। अगर आपको दो लिस्ट अच्छे से याद होंगी तो थर्ड आपको पता होगा कि भाई ये अगर नहीं है तो ये वो है जो मैं छोड़ के आ गया हूं। लेकिन अगर किस्मत हारी हुई तो सर फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछी उनमें से ले, लेकिन फिर भी वो ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने ये लिस्ट छोड़ी होगी तो अगर वो दो अच्छे से याद होंगे तो कोई तो दो उसमें ये डाले होंगे, तो आप इनमें से वो सिलेक्ट करके रिमेनिंग जो है वो आप कहें कि ये मेरे करेक्ट ऑप्शन। सर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस में वो कहता है कि इकोनॉमी अगर हमारी ग्रोथ में है तो उसका एक फायदा ये है कि इसमें रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी रियल इनकम जो है वो क्या हो जाती है, हमारी रियल इनकम पहले से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ में जाती है तो हमारी इनकम बढ़ जाती है, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड पहले से ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके बाद है जी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सर जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में होती है तो ग्रोथ में होगी तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। सर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम हो जाता है, बेरोजगारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद है जी फिजिकल बेनिफिट। सर फिजिकल बेनिफिट क्या होता है? फिजिकल आगे हम पढ़ेंगे भी कि फिजिकल क्या है। फिजिकल में ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होती है, वो अपने जितने भी एक्सपेंडिचर है वो अपने एक्सपेंडिचर टैक्सेस से पूरे कर रही होती है। और अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो लोग इनकम ज्यादा कमाएंगे। सर जब लोग इनकम ज्यादा कमाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स भी उनको ज्यादा देना पड़ेगा। सर जब टैक्स ज्यादा देंगे तो गवर्नमेंट तमाम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल कर सकती है इजीली, तो ये भी इसका फायदा है। उसके बाद इसमें कहते हैं रिडक्शन इन गुर्बत, तो इसमें क्या होगा कि गुर्बत में भी कमी आ जाती है। जब क्या होगा कि हर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में चली जाएगी, तो पीपल हैव मोर इनकम टू मीट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो लोगों के पास पैसा होगा जिससे वो क्या कर सकते होंगे, उनके वो अपने तमाम जरूरियात को पूरा कर सकते होंगे, जिससे फिर क्या हो जाते हैं, गुर्बत के चांसेस कम हो जाते हैं। सर डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं जी। इसमें है इन्वायरमेंटल कंसर्न। सर जब इकोनॉमी ग्रोथ में आती है तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमें यह भी पता है कि इकोनॉमी ग्रोथ में आएगी तो नेचर जो है खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ कैन क्रिएट, बढ़ने जो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। कैसे क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी। जब सर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी, उनसे निकलने वाला धुआं पोल्यूशन क्रिएट करेगा सर। उसके बाद ये भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको जंगलात को कट करना पड़ेगा। सर जब जंगलात को आप कट करेंगे तो जब आप ट्रीज वगैरह को कट कर देंगे तो सर वहां से भी जो आपकी आबो हवा है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगी, और इससे भी जो है वो एयर पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं इसके। उसके बाद है जी इनकम इनइक्वालिटी। सर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से या इकोनॉमी की ग्रोथ में जाने से लोगों के पास पैसा तो ज्यादा आएगा, मींस के प्रॉफिट अर्न करेंगे, इनकम ज्यादा होगी, लेकिन ये इनकम
ज्यादा उन लोगों के लिए होगी जो इसके ऑनर हैं, यानी कि इस एंटिटी के इसके ऑनर है या एंटरप्रेन्योरशिप है या ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं। ये ज्यादा फायदा उनको होगा, वो जो गरीब आवाम है उनको उतना फायदा नहीं होगा। इस वजह से वो कहता है कि इनकम इनइक्वालिटी उसमें रहेगी। सर इसके बाद है जी रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन का भी रिस्क है। सर कैसे इन्फ्लेशन का रिस्क है, इसे हम डायग्राम से देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास डिमांड है, ये मेरे पास सप्लाई है, और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये मेरे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। इससे ज्यादा मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब क्या है, मैंने कहा कि मैंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, पहली मेरी प्राइस, पहली क्वांटिटी। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, बढ़ने के बाद ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। सर अब नया इक्विलिब्रियम यहां पर आया तो प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, आउटपुट भी बढ़ गई। अगर मैं फिर मजीद एग्रीगेट डिमांड बढ़ाता हूं तो प्राइस बढ़ गई, और यहां तक ही मेरी इनकम बढ़ सकती है। इससे ज्यादा अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा भी तो मेरी प्राइस इंक्रीज होगी। तो वो ये कहता है कि इन्फ्लेशन का रिस्क है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। सर इसके अलावा है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में वो ये कहता है कि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू इन्फ्लेशन। अगर ऐसे कह लें कि लोग जो है, महंगाई अगर होती जाएगी तो लोग उसको पूरा करने के लिए या जो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो है वो ओवर टाइम काम भी करेंगे। सर जब वो ओवर टाइम काम करेंगे तो वो अपनी रेस्ट का ख्याल भी नहीं करेंगे। जब वो अपनी रेस्ट का ख्याल नहीं करेंगे तो सर वो अपनी रेस्ट को कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसमें। तो जो अपनी रेस्ट को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उसका ख्याल नहीं रख रहे, तो उसे कहते हैं सोशल कॉस्ट। तो वो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स। क्यों, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हर बंदे के पास पैसा आ गया, इनकम आ गई। सर जब इनकम आ जाए तो हम क्या कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम है, चौड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसा आ गया, अब क्या हम लोकल पहने, अब तो पहनेंगे भाई गुच्ची अरमानी, यही है। अब हम क्या करेंगे जी, ब्रांड पहनेंगे। तो सर जब हम ब्रांड पहनने की कोशिश करते हैं तो जब ब्रांड पहनेंगे तो सर उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, हमारे अकाउंट से या हमारे कंट्री से पैसा जो है वो क्या हो जाता है, आउट चला जाता है सर। देन जी नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस। सर पब्लिक फाइनेंस वो कहते हैं जी, पब्लिक फाइनेंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी डील्स। पब्लिक फाइनेंस में कहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को रेज करने के लिए, मतलब कि वो कहती है कि हमारे पास पैसा आए, और वो उस पैसे से जो क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर करती है। और वो पैसा लेकर कहाँ से आएंगे, वो पैसा लेकर आएंगे सर टैक्स से लेकर आएंगे। अब हमने इसमें देखना है डिफरेंस पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में। सर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम क्या करते हैं, अगर पब्लिक की बात करें ना, तो पब्लिक में क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम एक्सपेंडिचर टू इनकम। हम क्या करते हैं, पहले अपने क्या देखते हैं, गवर्नमेंट सॉरी पब्लिक, गवर्नमेंट क्या देखेगी, पहले अपने एक्सपेंडिचर देखेगी, फिर क्या देखेगी, अपने इनकम देखेगी। पहले वो खर्चे देखेगी कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर करना है, उस एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को सेट करेंगे, तो लोगों पर टैक्स इंपोज करेंगे कि मैंने इतनी इनकम करनी है इन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। लेकिन जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी इनकम देखते हैं, फिर खर्चा करते हैं कि हमारी इनकम है कितनी और हम इसमें से कितना खर्चा करेंगे। सर बजट, जब हमने बजट बनाना हो
तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना बजट 2 माह का भी बना सकते हैं, 6 मंथ का भी बना सकते हैं, 1 मंथ का भी बना सकते हैं, 1 वीक का भी बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसे जो है वो कम से कम 1 साल का ही बजट बनाए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है कि वो सालाना बजट बनाए। उसका बजट गवर्नमेंट का हमेशा क्या होगा, सालाना होगा। पब्लिक का मतलब है सर गवर्नमेंट, और ये अवाम। इसके अलावा उधार अगर लेना है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी या आउटसाइड दी बाउंड्री जो है वो उधार ले सकते हैं, लेकिन हम ओनली इंटरनल, हम सिर्फ इंटरनल जो है वो लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल नहीं ले सकते। ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना, लेकिन हमारा क्या है, पैसे कमाना है बस, और उन्हें जमा करना है, हवा नहीं लगने देना पैसों को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। इसके अलावा गवर्नमेंट के तमाम पब्लिक जो है, गवर्नमेंट इज बाउंड टू पब्लिक, कि वो अपने तमाम के तमाम अकाउंट्स जो है कि कितना पैसा है वो क्या करे, पब्लिक करे, शो करे। लेकिन एक पर्सनल जो है, ये बंदा जो है अवाम है, ये इसका पर्सनल मैटर है, वो कभी भी अपना पैसा नहीं दिखाएगा। उसे जब भी पूछे वो यही कहेगा कि हाय मर गए, जेब में कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं मेरे पास है पैसा, पता नहीं कितने साल हो गए पैसा देखा ही नहीं है। जब भी आप उसे पूछेंगे वो रो रहा होगा। सर उसके बाद फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी है जी, गवर्नमेंट टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव को बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हुए थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू और स्पेंडिंग को इस्तेमाल करते हुए अपनी एग्रीगेट डिमांड को चेंज करवाएगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग या रेवेन्यू से अगर एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है तो इसे कहेंगे फिजिकल पॉलिसी। सर फिजिकल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू और चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें एक तो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, और एक रेवेन्यू है कि गवर्नमेंट को पैसा आएगा कहां और गवर्नमेंट पैसा लगाएगी कहां। सर गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा, जो उसका रेवेन्यू है, वो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू, यहां से पैसा आएगा। और गवर्नमेंट कहां कहां पर पैसा लगाएगी या खर्च करेगी, वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल। मींस के गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्च करेगी और इकट्ठा करेगी अपनी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, तो ये फिजिकल पॉलिसी है। अब इसमें जी फिजिकल पॉलिसी में हमने ये देखने हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यूज कहां से आएंगे। सर गवर्नमेंट रेवेन्यूज आएंगे टैक्स रेवेन्यू से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और खर्चे कहां पर कर सकते हैं, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। टैक्स रेवेन्यू क्या है सर, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। सर ये जो टैक्स है ना, ये आप कैफ 2 में जाकर तसल्ली से पढ़ेंगे। ये वो टैक्स है जो हर पर्सन ने डायरेक्ट टैक्स देना होता है। ये डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल भी हैं, और ये हर
12 माह के बाद हर बंदे ने पे करना होता है गवर्नमेंट को पर्सनली जाके। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या है? ये कोई टैक्स नहीं है, ये पेनल्टीज होगी, यानी कि फाइन है। ऐसे कह लें कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो उसके ऊपर जो फाइन होगा वो कोई टैक्स नहीं होगा, वो पेनल्टी होगी। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट, फीस, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम पोस्ट, कार्गो सर्विसेज, ये तमाम के तमाम जो है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये है इनकम, ये है गवर्नमेंट की इनकम, जहां से गवर्नमेंट को पैसे आएंगे। और यही पैसा गवर्नमेंट जो है वो खर्च किन पर करेगी? एक डेवलपमेंटल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोशल सर्विस, डैम्स, रोड्स, नेटवर्क के ऊपर। और नॉन डेवलपमेंट यानी कि ये है तो नहीं, मतलब इसे ये नहीं कह सकते कि ये डेवलपमेंटल है। लेकिन डिफेंस अगर देखा जाए, लॉ को फुलफिल करवाना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या डेबिट सर्विसिंग, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सारा याद नहीं करना, ये जस्ट आपके लिए ऐसे कह लें कि आपको समझाने के लिए ये बताया है मैंने। सर अब फिजिकल पॉलिसी की टाइप्स क्या हैं? नंबर 1 पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी। सर एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या है, या इसका दूसरा नेम है एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसी। ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कब एक्सपेंशनरी कहलाएगी? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की कमाई से ज्यादा हो जाए। गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की कमाई से ज्यादा हो जाए। सर ये कैसे कैसे हो सकता है? या तो हम टैक्स को रिड्यूस कर दें। सर हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो पैसा कम आएगा गवर्नमेंट के पास, लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे। या नंबर 2 पर ऐसा हो जाए कि हम अपनी इनकम को यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ही बढ़ा दें। तो देखें सर, दोनों में से कोई भी काम कर लें, अगर तो हम टैक्स को कम कर रहे हैं तो साफ सारे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो फिजिकल पॉलिसी हो गई। नंबर 2 पर अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं तो सर वो किससे बढ़ रही होगी? टैक्स से बढ़ रही होगी। तो अभी हमारे पास क्या होगी? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगी। सर मैं कहता हूं कि मेरे पास पहला जो है इक्विलिब्रियम ये था, ये प्राइस, ये इनकम। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी। स्पेंडिंग इंक्रीज की तो स्पेंडिंग एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, वो इंक्रीज होगा तो सर हमें पता है कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सर जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो मेरे पास नया इक्विलिब्रियम ये वाला बना। तो जब ये वाला नया इक्विलिब्रियम बना तो प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और यहां पर क्या हो गई जी? इनकम भी, वो हमारा जीडीपी भी बढ़ गया। अब यहां पर अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इससे प्राइस लेवल अप हो जाता है। तो सर जब प्राइस लेवल अप होगा तो हम यही कहते हैं कि ये एंटी डिफ्लेशनरी है, मींस कि ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा होगा इस केस में। नंबर 2 पर, अब यहां पर एंटी इन्फ्लेशनरी का मतलब है कि ये क्या कर रहा होगा? डिफ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन का उलट एंटी इन्फ्लेशनरी। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा कि अब एक्सपेंडिचर कम होगा, खर्चा कम होगा, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो ये कैसे हो सकता है? जब हम टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा दें और हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा पहले ये था एग्रीगेट, ये मेरा इक्विलिब्रियम था। अब क्या हुआ कि मैंने एक्सपेंडिचर कम कर दिया। सर एक्सपेंडिचर के कम करने से एग्रीगेट डिमांड नया बन गया। ये मेरी नई इक्विलिब्रियम आ गई। सर यहां पर प्राइस और क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई। सर जब प्राइस डिक्रीज होगी तो हम इसे कहेंगे ये क्या है? डिफ्लेशनर। सर जब ये डिफ्लेशन है तो दूसरा नेम इसका होता है एंटी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन के उलट हो रहा है। तो सर ये इसके दो नेम हैं।
और यही इसकी डायग्राम है। ये पूछ लेता है कि बता दें जी कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कब होगी, आप कहेंगे जब इंक्रीजिंग टैक्स होगा और रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मींस के गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो क्या होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी, किसकी निस्बत, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन रेवेन्यू, यानी कि टैक्स ज्यादा होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ग्रोथ में चली जाएगी, हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाएगा। सर जब हाई एम्प्लॉय, साफ है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ये किसमें जी, फिजिकल पॉलिसी में। इसके अलावा इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम इन फिजिकल बजट आ जाएगा। सर लिमिटेशन में फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि अगर हम क्या कर लें, ये प्रिडिक्ट कर लें कि हमारी इकोनॉमी यहाँ तक पहुंच सकती है, तो हम फिर क्या करेंगे कि हमारी इकोनॉमी के लिए जब हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो कि हमारी इकोनॉमी यहाँ तक पहुंच जाएगी, हम इतने खर्चे कर लेंगे, सर इतने खर्चे कर लेंगे, लेकिन हमारा उतना रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हुआ, तो ये हमारी प्रिडिक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। तो फोरकास्टिंग इज द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसके अलावा है जी टाइम लैग, इसको फुलफिल होने में टाइम लगता है। क्राउड आउटिंग इफेक्ट क्या होता है, क्राउड आउटिंग इफेक्ट में ये होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ जाती है, गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो वहां प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो निकल जाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देता है, जिसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि ऐसे कह लें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर आके गवर्नमेंट स्कूल बनाती है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना शुरू कर देती है, वहां से प्राइवेट इन्वेस्टर निकल जाता है, ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टैक्स, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, जो कि ऐसे कह लें कि अगर टैक्स हम बढ़ा देते हैं, तो सर टैक्स के बढ़ाने से जो लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं या इनकम अर्न कर रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो फिर क्या हो जाएंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए, जिससे हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के साथ हमें कोऑर्डिनेशन रखनी होगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, तो वो क्या करेगी, रेट को कम कर देगी, जब रेट को कम करेगी तो लोग वहां पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तो सर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है, लेकिन होता क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है, लेकिन अगर जो है वो फिजिकल पॉलिसी चाहता है कि एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो सर एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए वो रेट्स को बढ़ा देगा, तो सर रेट्स को जब वो बढ़ा देगा तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो यही हमने पढ़ा कि वो रेट को क्या कर देगा, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए टैक्स रेट्स बढ़ा देगा। तो ये जब ये एग्रीगेट डिमांड कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी जहां रुकी होगी वहीं रुकी रहेगी। तो ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से होगा। इनको चाहिए कि दोनों एक ही मोड पर काम करें, या तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं या कम करें। सर नेक्स्ट आ गया टैक्सेशन। टैक्सेशन में वो कहते हैं टैक्सेशन आर दी मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू टू मीट एक्सपेंसेस। टैक्सेशन जो है मेन सोर्स है गवर्नमेंट का के रेवेन्यू को इकट्ठा करे, किस लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, और अचीव सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, या इसके अलावा जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो मेन सोर्स है अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, वो क्या है, टैक्सेशन है। सर टैक्स दो तरह से हो सकता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किसकी बेस पर होता है, एबिलिटी टू शिफ्ट बर्डन ऑफ टैक्स, कि हम अपने टैक्स का बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये शिफ्ट बर्डन ऑफ टैक्स के ऊपर होता है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ टैक्स, कि टैक्स का रेट क्या है। ये दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
इसके अलावा प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू शिफ्ट बर्डन ऑफ टैक्स, कि हम अपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोग्रेसिव है और प्रोपोर्शनल है ये होता है रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स में होगा टैक्स सेट टू बी डायरेक्ट टैक्स इफ द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट टू एनीवन एल्स। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इसमें हमने ये देखना है कि ये शिफ्ट कर सकता है अपना बर्डन या नहीं। तो सर डायरेक्ट टैक्स में हम अपना बर्डन किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। अपना बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल इनकम के ऊपर होता है और जो पर्सन इनकम कमाएगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपना टैक्स खुद एफबीआर को सबमिट करवा रहा होगा। ये कोई और पर्सन नहीं सबमिट करवा सकता। मींस के ये जिसकी जितनी इनकम है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खुद टैक्स जो है वो एफबीआर को सबमिट करवाएगा। इसका बर्डन जो है वो ट्रांसफर किसी के ऊपर या शिफ्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली हुई है कि ये मेरा टैक्स है और मैं अपना टैक्स किसी और बर्डन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। ये जो भी टैक्स बनेगा 2% के अकॉर्डिंग वो मैं खुद अपना टैक्स एफबीआर को डिपॉजिट करवा रहा हूँ। सर इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 पे इक्विटेबल। सर ये इक्विटेबल है, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स होगा। अगर इनकम कम है तो टैक्स कम होगा, अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा होगा। ये इक्विटेबल है। नंबर 2 पे इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कह सकते हैं इसे, या आप ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। सर इसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है वो कम है, किसकी निस्बत? रेवेन्यू कलेक्शन की निस्बत। मींस वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सच टैक्स इज लेस कंपेयर टू रेवेन्यू कलेक्ट। इसके अलावा सर्टेनिटी। सर ये वाजिया होता है, इसमें हमें पता होता है कि हमने अगर ये काम करेंगे या ये चीज यूज करेंगे तो इसके ऊपर क्या है, इतना टैक्स का रेट है, ये इतना टैक्स जो है हमें देना होगा। ये वाजिया होता है कि हमने कितना टैक्स देना है, हमने कौन सा प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स हमको पे करना होगा। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिक होता है। सर अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू को बढ़ाना होगा तो ये फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट अपना टैक्स रेट जो है या डायरेक्ट टैक्स उससे चेंज कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। वो उन्होंने अपने रेवेन्यू को जनरेट करना है, किस लिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। सर लास्ट पे है एंटी इन्फ्लेशनरी। ये अभी हमने पढ़ा एंटी इन्फ्लेशनरी में क्या होगा कि जब हमारा एंटी इन्फ्लेशनरी, अभी हमने कहा कि कब होगी, कि जब इन्फ्लेशन के उलट जाएंगे। इन्फ्लेशन का उलट होगा उसे एंटी इन्फ्लेशनरी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है और हमारा टैक्स जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस में सर पॉसिबल टू अवॉइड मींस के टैक्स को चुराना, चोरी करना पॉसिबल है। टैक्स को चोरी करना पॉसिबल है। नंबर 2 पे ये अनपॉपुलर है, मतलब के बदनाम कह लें कि ये बदनाम है। हर बंदा सावजर है कि अपनी इनकम छुपाने के चक्कर में होता है, तो इसमें जो है वो हमें इनकम बतानी पड़ती है और उस इनकम के ऊपर हमसे टैक्स लिया जाता है। डिस्करेज ऑफ सेविंग या डिस्करेज सेविंग का क्या मतलब है कि अगर टैक्स ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, टैक्स ज्यादा होगा तो हम इतनी ज्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, और लेस इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। और जो
ज्यादा काम करते हैं वो ज्यादा अमाउंट जो है वो उनके डायरेक्ट टैक्सेस में निकल जाती है, जिसकी वजह से उनको उतना इंसेंटिव नहीं मिलता जो उन्होंने मेहनत की होती है। तो ये भी इसका क्या है जी, एक डिसएडवांटेजेस है। ये इन्हें एक दो दफा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा है जी इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन आप किसी पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये हम शिफ्ट भी करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आप दुकान पे गए हैं, आपने रियो बिस्किट लिया है, उसकी प्राइस है RS40। उस RS40 में अगर आपने कुछ देखा हो तो लिखा होगा 33.1 जो है ये रिटेल प्राइस है, और इसके अंदर जो है प्लस सेल टैक्स भी ऐड होता है जो 6.9 सेल टैक्स होगा इज इक्वल टू 40 रुपीज लिखा होगा। और ये जो आप 40 रुपीज दुकानदार को यानी कि शॉपकीपर को देकर आए हैं, उसके अंदर आपका टैक्स शामिल था जो कि कितना था 6.9। अब ये क्या है, ये आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दिया, आपने अपना बर्डन उस शॉपकीपर पर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। और ये शॉपकीपर जो है जब चीज लेकर आया होगा रिटेलर से या जो है, तो ये क्या हो रहा होगा, जब वो रिटेलर से वो लेकर आया होगा तो ये क्या कर रहा होगा, रिटेलर को वो चीज या वो टैक्स पे करके आया होगा, और ये रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया होगा जिसने बनाया होगा, और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को ये टैक्स सबमिट करवाया होगा। तो ये बर्डन एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। और नेक्स्ट जब आप कैप 2 में पढ़ेंगे तो आपका जो है वो रेट 18% सेल टैक्स होगा। ये सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट थी जिसमें सिर्फ बच्चों ने 17% से सेल टैक्स पढ़ा, क्योंकि अब जो सेल टैक्स है, अब जो चीजें महंगी हुई हैं, आप देखें जो नई चीजें आ रही हैं जिनकी प्राइसेस नहीं लग के आ रही हैं, उनके ऊपर सेल टैक्स 18% आ रहा है। ये आप इसको देख लीजिएगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कहता है कैन करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। इसमें क्या है, एडवांटेजेस में क्या है कि इसमें ये कहता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट टैक्स में जो सिगरेट वगैरह है, ये ऐसी चीजें हैं जो एक्सटर्नल इनकी कॉस्ट है, ये इससे ज्यादा टैक्स लेते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा होता है। अगर कोई भी पर्सन वो चीजें लेते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, और ये टैक्स भी ज्यादा लगाते हैं। जैसे कि स्मोकिंग जो करते हैं उनको पता होगा कि अब सिगरेट कितनी महंगी हो गई है, या इसके अलावा अल्कोहल जो है ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा सेल टैक्स है। ये किस लिए लगाया गया है, ये टैक्स इम्पोज किया गया इनडायरेक्ट टैक्स, ये इसलिए कि ये लोग ये चीजें ना लें और ये जो एक्सटर्नलिटीज हैं ये करेक्ट हो जाए, मुआशरा जो है वो बेहतर हो जाए। और इवेजन इज डिफिकल्ट, इसमें टैक्स चोरी करना जो है वो जल्दी चोरी होता नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो टैक्स चोरी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसे कहते हैं कि आप हमें रिसीप्ट ना बना के दो, लेकिन हमें ये जो चीज है वो दे दो, वो गवर्नमेंट के या FBR के रिकॉर्ड में नहीं आएगी और हम वो चीज भी खरीद लेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से टैक्स चोरी हो गया। अलाउज पीपल ग्रेटर चॉइस, इसमें क्या होगा कि लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस होंगी। कैसे ज्यादा चॉइसेस होंगी, अगर तो उनके पास इतनी हैसियत है कि वो टैक्स पे कर सकते हैं तो भाई वो चीज परचेज कर लें, अगर नहीं कर सकते तो वो चीज परचेज ना करें। उसके बाद वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग में क्या है कि ये हर जगह फैला हुआ है, ये हर बंदे ने टैक्स जो है वो पे करना है। और इसमें है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग डीमेरिट्स गुड्स, और इसमें हम डीमेरिट्स गुड्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि अल्कोहल और सिगरेट जैसे मैंने अभी एग्जांपल ऊपर दे दी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है जी, एक तो होता है प्रोग्रेसिव कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, लेकिन रिग्रेसिव में क्या है कि टैक्स सेम, मतलब इनकम कम टैक्स ज्यादा। ये क्या मतलब कि इनकम कम टैक्स ज्यादा। सर जो अमीर है वो भी 18% दे रहा है, जो गरीब है वो भी 18% दे रहा है। तो गरीब के लिए तो ये टैक्स ज्यादा होगा और अमीर के लिए ये टैक्स कम होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा है जी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये भी आने वाले फर्दर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है मैं अभी भी वैसे आपको यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा। यहाँ पर ये डायग्राम है। अब सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास डिमांड, ये सप्लाई। अब यहां पर सप्लाई को हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमने सप्लाई को जो है वो बढ़ा दें। मैंने कहा कि अगर सप्लाई मेरी इंक्रीज हो जाती है तो ये राइटवर्ड चली जाएगी। सर जब ये राइटवर्ड जाएगी तो यहाँ पहली प्राइस से अब वाली प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हमारी कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, कॉस्ट के ज्यादा होने से, सॉरी सप्लाई को बढ़ाना, कॉस्ट ज्यादा हुई तो हमारी सप्लाई कम हो गई। जब हमारी सप्लाई कम हो गई तो मेरा नया इक्विलिब्रियम ये बनेगा। तो जब ये बनेगा तो मेरी जो है प्राइस वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसे देख रहे होंगे। और इसके अलावा एस्टेब्लिश अ ब्लैक मार्केट, इसमें ब्लैक मार्केट भी बन जाती है। इसमें टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा लिए दिए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं देती तो कोई लोग कहते हैं, आदमी कहता है यार ये टैक्स मुझसे ले लें आप, मतलब लोन मुझसे ले लें और इतना टैक्स आप मुझे दे दें। इसके बाद ये अनसर्टेन होता है, वाजिया नहीं होता और इसमें किसी किस्म की कोई गलती भी हो सकती है। तो बेसिकली बस आपने इनको एक दो दफा रीड कर लेना है। तो बेसिकली इनकी डायग्राम्स जो हैं, और डायग्राम कह रहा हूँ, ये डेफिनेशन यही समझने वाली हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स है जो रेट इंक्रीज के साथ इनकम इंक्रीज हो जाए। मतलब कि इसमें रेट इंक्रीज हुआ है, इसमें टैक्स इंक्रीज नहीं, इसमें टैक्स रेट इंक्रीज होगा। टैक्स का रेट इंक्रीज होगा आपकी इनकम इंक्रीज होने से। नंबर 2 पे प्रोग्रेसिव था। अगर प्रोपोर्शनल की बात करें तो प्रोपोर्शनल में वो कहता है रेट ऑफ टैक्स रिमेन अनचेंज, रेट ऑफ टैक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। इवन आपकी जो है वो टैक्स चेंज भी हो रही है, इनकम चेंज हो रही है। तो सर ये न्यूमेरिकल ले करके इसको खत्म करते हैं। बाकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के नेम पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल में वो कहता है जी, इफ इंक्रीज इन इनकम, पहले मेरी इनकम थी 200 और उसके 2000 और उसके ऊपर मैं 200 टैक्स दे रहा था। अब सर मेरी इनकम इंक्रीज होके हो गई है 4000, इनकम बढ़ गई। सर इनकम बढ़ गई और क्या टैक्स बढ़ा है? सर टैक्स जो मैंने पे किया है वो भी बढ़ा। इनकम बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया। अब मैं क्या कहूंगा कि क्या ये प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है या के प्रोपोर्शनेट है? सर ये माइंड में तो आ रहा है कि ये जो है ये बनेगा प्रोग्रेसिव की, इनकम के बढ़ने से टैक्स बढ़ गया। सर मैंने बात की थी टैक्स को नहीं देखना, टैक्स रेट को देखना है, क्योंकि टैक्स तो यहां पर भी बढ़ रहा है, टैक्स यहां पर भी बढ़ रहा है। आपने टैक्स रेट को देखना है। सबसे पहले तो मैं इस इनकम का टैक्स रेट निकालता हूं जिसके साथ हमने इसे कंपेयर करना है। ये कैसे निकलेगा? जो मैंने टैक्स पे किया है डिवाइडेड बाय जो मेरी इनकम है उसके साथ मैं डिवाइड करवा दूंगा, आंसर आ जाएगा 10%। 10% है जी। अब इसमें मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 10%। अब क्या है, जब मैं कहूं कि इसका मैं चेक करता हूं तो मैं 350 डिवाइडेड बाय 4000 अगर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 100 8.75। अब देखें कि मेरी ये मेरा एक्चुअल है, मींस के जो मेरा टैक्स रेट है वो है 10%। अब यहां पर है 8.75%। तो क्या ये 8.75 10% से लेस है? जी बिल्कुल उससे लेस है। तो अब इनकम बढ़ रही है लेकिन रेट, टैक्स रेट क्या है, कम है। तो इसे कहेंगे कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है।
सर यहाँ पर भी इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, तो आप सॉरी टैक्स भी बढ़ रहा है, तो आप ऐसे अंदाजा नहीं लगाएंगे, पहले क्या निकालेंगे, टैक्स रेट निकालेंगे। उसके लिए 400 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई 100, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई 100 कर लें, और यहां पर भी मैं ये कर देता हूं 350 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई 100, और यहां पर आंसर मेरा आ गया 10%। सर देखिए इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन मेरा इनकम के इंक्रीज होने के बावजूद टैक्स रेट क्या है जी, सेम है। तो मैं कहूंगा कि ये प्रोपोर्शनेट टैक्स है, जो इनकम के चेंज होने से भी टैक्स रेट में कोई चेंज ना आए, वो प्रोपोर्शनेट है। और इनकम के इंक्रीज होने से अगर टैक्स रेट भी इंक्रीज हो, मैंने टैक्स रेट बोले, टैक्स नहीं बोला, तो ये भी इंक्रीज हो तो क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स, तो वो ये बनेगा 12.5%, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो सर ये टैक्स के न्यूमेरिकल टाइप कह लें, जिसमें हमने टैक्स को कैलकुलेट करना था, जो कि कुछ डेफिनेशंस थी, और इनकी आपने ये जो हेडिंग्स हैं ये एक दो दफा पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो बाकी रिमेनिंग जो है वो हम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस आईडी पे जो है ना वो मीटिंग किसी और एक और टीचर की है, जिसकी वजह से ये आज 7 बजे हमें क्लास ऑफ करना पड़ेगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।